गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लाजी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपना पहला चैप्टर जहां हमने आपको बताया था कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये आता है कि निरुपाधिक तर्कवाक्यों का आकार बताइए, उससे संबंधित हम चर्चा कर रहे थे। जहां हमने आप लोगों को बताया था कि वाक्य और तर्कवाक्य के बीच बेसिक अंतर क्या है, क्या हम सारे वाक्य जो हम बोलते हैं उनको तर्कवाक्य कह सकते हैं। तो हमने पाया था कि सारे तर्कवाक्यों को हम वाक्य तो कह सकते हैं, लेकिन सभी वाक्यों को हम तर्कवाक्य नहीं कह सकते। इसके बाद हमने देखा था कि तर्कवाक्यों के भी दो प्रकार प्राप्त होते हैं, निरुपाधिक तर्कवाक्य और सोपाधिक तर्कवाक्य। जहां हमने डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि जो निरुपाधिक तर्कवाक्य होते हैं उनके जो उद्देश्य और विधेय होते हैं वो बिना किसी शर्त के होते हैं, और सोपाधिक तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय शर्त के साथ स्वीकार किए जाते हैं। फिर इसके बाद हमने निरुपाधिक तर्कवाक्यों के भी प्रकार प्राप्त किए थे परिमाण और गुण के आधार पर। वहां हमने देखा था कि चार तरह के तर्कवाक्य प्राप्त होते हैं हमको। सर्वव्यापी स्वीकारात्मक यानी कि ए टाइप के तर्कवाक्य, सर्वव्यापी निषेधात्मक अर्थात ई टाइप के तर्कवाक्य, अंशव्यापी स्वीकारात्मक अर्थात आई टाइप के तर्कवाक्य, और अंशव्यापी निषेधात्मक अर्थात ओ टाइप के तर्कवाक्य। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये निरुपाधिक तर्कवाक्यों में व्याप्ति से क्या तात्पर्य होता है। ये चारों तरह के जो तर्कवाक्य होते हैं उनमें एक शब्द आता है व्याप्ति। इसका क्या महत्व है, व्याप्ति का हम क्यों प्रयोग करते हैं, तो इसका महत्व बाद में हम देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि व्याप्ति आखिर है क्या। तो व्याप्ति से तात्पर्य होता है कि तर्कवाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य और विधेय पदों के निर्देश से, तर्कवाक्य में जो पद प्रयुक्त होते हैं उद्देश्य और विधेय उनके निर्देश से होता है। अर्थात यह कि क्या उद्देश्य एवं विधेय पदों से सूचित वर्ग अपने सभी सदस्यों का निर्देश करते हैं। जैसे कि हम ए टाइप के तर्कवाक्य में देख सकते हैं, कहा गया सभी भारतीय नागरिक हैं। मतलब ये जो उद्देश्य है सभी, ये सभी सदस्यों को सूचित कर रहा है, कह रहा है सभी भारतीय नागरिक हैं, तो यानी कि इसका उद्देश्य व्याप्त हो गया। तो वही कहा जा रहा है, क्या उद्देश्य एवं विधेय पदों से सूचित वर्ग अपने सभी सदस्यों का निर्देश करते हैं। यदि वह सभी सदस्यों का निर्देश करते हैं तो वह पद व्याप्त होता है, और यदि सभी सदस्यों का निर्देश करने के बजाय कुछ सदस्यों का निर्देश करें तो वह पद अव्याप्त होता है। अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। जैसे ए टाइप का जो तर्कवाक्य सर्वव्यापी स्वीकारात्मक। अब यहां देखते हैं ये जो उद्देश्य सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, यहां पर उद्देश्य व्याप्त है और विधेय अव्याप्त है। ये प्लस का मतलब व्याप्त और बार लगने का मतलब अव्याप्त। मतलब हमने कहा है आपको पहले कि अगर कोई पद वो सभी सदस्यों का निर्देश करे, यहां कहा जा रहा है सभी भारतीय नागरिक हैं, सभी भारतीय नागरिक हैं, यानी कि ये जो उद्देश्य पद है ये सभी को संबोधित कर रहा है, सभी भारतीय नागरिक हैं, इसलिए यह पद अव्याप्त हो गया। और ये पद सब्जेक्ट व्याप्त हो गया और प्रेडिकेट अव्याप्त हो गया। ये अव्याप्त क्यों हो गया? क्योंकि अगर हम कहें सभी भारतीय नागरिक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी नागरिक भी भारतीय होंगे, है ना। सभी भारतीय नागरिक हैं तो भारतीय सभी भारतीयों के बारे में बात की जा रही थी, ये सभी के बारे में बात की जा रही है, इसलिए पद व्याप्त हो गया। और नागरिक, अब ये नहीं कह सकते हम कि सभी नागरिक भी भारतीय हैं, इसलिए यह पद अव्याप्त हो गया। अब हम ई टाइप के तर्कवाक्य में ध्यान दें। ई टाइप का जो तर्कवाक्य सर्वव्यापी निषेधात्मक में आता है, तो कहा जा रहा है कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, कोई भी हिंदुस्तानी वो पाकिस्तानी नहीं है। मतलब ये दोनों पद व्याप्त हो गए। कैसे? दोनों पद कैसे व्याप्त हो गए?
क्योंकि कहा जा रहा है कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, तो इसका मतलब यह भी हो गया कि कोई पाकिस्तानी भी हिंदुस्तानी नहीं है। समझिएगा ध्यान से, यहां पर क्या था, सभी भारतीय नागरिक हैं। यहां सभी भारतीयों के बारे में तो बात की जा रही कि नागरिक हैं, लेकिन इससे यह नहीं निकलता है कि सभी नागरिक भी भारतीय होंगे, इसलिए नागरिक अव्याप्त हो गया और भारतीय व्याप्त हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, का इसका मतलब हो गया कोई पाकिस्तानी भी हिंदुस्तानी नहीं है, इसलिए दो पुनःपद व्याप्त हो गए। इसके बाद आई टाइप के तर्कवाक्य में हम ध्यान दें। आई टाइप का जो तर्कवाक्य होता है, हमने बताया निरुपाधिक तर्कवाक्य का अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य होता है। अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य में कोई भी पद व्याप्त नहीं होता। कैसे नहीं होता? क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जहां सभी सदस्यों का निर्देश करने के बजाय कुछ सदस्यों का चयन करें, कुछ सदस्यों का चयन करें तो वह पद अव्याप्त होता है। यहां कहा जा रहा है कुछ भारतीय ईमानदार व्यक्ति हैं, तो कुछ का निर्देश हो रहा है, तो यह पद अव्याप्त हो गया। यह पद क्या हो गया? अव्याप्त हो गया। अव्याप्त हो गया, बार का हमने निशान लगा भी दिया है। और यह भी प्रेडिकेट भी अव्याप्त कैसे हो गया? अव्याप्त। प्रेडिकेट कैसे अव्याप्त हो गया कि अगर हम कहें कुछ भारतीय ईमानदार व्यक्ति हैं, तो कुछ के बारे में बात हो रही है, तो कुछ भारतीय, ये अव्याप्त हो गया। तो इसका मतलब ये भी तो हो गया कि कुछ ईमानदार व्यक्ति भी भारतीय हैं। कुछ भारतीय ईमानदार व्यक्ति हैं ये कहिए, या कुछ ईमानदार व्यक्ति भारतीय हैं ये कहिए, मतलब दोनों तरफ से कुछ का ही संबोधन हो रहा है, इसलिए दोनों पद अव्याप्त हो गए। अब हम ओ टाइप के तर्कवाक्य, ओ टाइप के तर्कवाक्य में हम ध्यान दें सर्वव्यापी अंशव्यापी निषेधात्मक, जिसको हम अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य कहते हैं। यहां देखते हैं, यहां पर क्या है कि ये है सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट तो अव्याप्त हो गया, अव्याप्त, प्रेडिकेट व्याप्त हो गया। यहां कैसे? कहा जा रहा है कुछ भारतीय यूरोपीय नहीं है, तो हमने पहले ही कहा है यदि सभी सदस्यों का निर्देश करने के बजाय कुछ सदस्यों का अगर निर्देश करते हैं तो वह पद अव्याप्त होते हैं। तो यहां पर कहा जाए कुछ भारतीय, कुछ भारतीय मतलब कुछ की बात की जा रही है, इसलिए भारतीय क्या हो गया? अव्याप्त हो गया। कह रहा यूरोपीय नहीं है, कुछ भारतीय यूरोपीय नहीं है, मतलब कि यह तर्कवाक्य उद्देश्य वर्ग से सूचित सदस्यों को विधेय वर्ग से बाहर बताता है, अर्थात इसका विधेय पद व्याप्त होता है। विधेय पद कैसे व्याप्त होता है इसको फिर समझिए। कहा जा रहा है कुछ भारतीय यूरोपीय नहीं है, कुछ भारतीय यूरोपीय नहीं है, तो कुछ भारतीय कुछ लगा है उद्देश्य के पहले, तो उद्देश्य पद ये हो गया अव्याप्त। लेकिन इससे यह भी अर्थ निकलता है कि कुछ भारतीयों को छोड़कर के सारे और जो भी यूरोपीय हैं, कुछ भारतीय यूरोपीय नहीं हैं, बाकी मतलब कि कुछ जो भारतीय हैं वो सिर्फ यूरोपीय नहीं, बाकी सभी यूरोपीय हैं। तो सभी का सेंस आ गया, सभी का भाव आ गया, मतलब कुछ भारतीय यूरोपीय नहीं है का तात्पर्य कुछ भारतीयों को छोड़ दिया जाए तो कुछ भारतीय कुछ लगा होने की वजह से अव्याप्त हो गया, और बाकी सभी जो भारतीय हैं वो क्या है? यूरोपीय हैं। ये भी सेंस निकल के आ रहा है, तो इसलिए विधेय पद इसका व्याप्त हो गया। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं इस पर। ए टाइप के तर्कवाक्य में सभी भारतीय नागरिक हैं, मतलब सभी की बात हो रही है, तो उद्देश्य पद व्याप्त हो गया और नागरिक अव्याप्त हो गया। ई टाइप के तर्कवाक्य में कहा जा रहा है कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, तो मतलब कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तानी भी नहीं है, ये भी निकल कर आ रहा है, तो यहां दोनों पद व्याप्त हुए क्योंकि सभी की बात हो रही है। कोई नहीं मतलब सभी, है ना। इसके बाद आई टाइप के जो तर्कवाक्य कुछ भारतीय ईमानदार व्यक्ति हैं ये कहिए, या ये कहिए कुछ ईमानदार व्यक्ति भारतीय हैं, मतलब दोनों तरफ से कुछ का भाव आ रहा है, इसलिए दोनों पद अव्याप्त हो गए। इसी प्रकार ओ टाइप का जो तर्कवाक्य कुछ भारतीय यूरोपीय नहीं है, तो यहां पर उद्देश्य के बारे में तो कुछ निकल के आ रहा है, कुछ भारतीय है, तो इसलिए यह अव्याप्त हो गया। लेकिन विधेय के बारे में कुछ का भाव नहीं निकल रहा है, बल्कि यह निकल रहा है कि कुछ भारतीयों को छोड़ करके सभी जो भारतीय हैं वो यूरोपीय हैं,
इसलिए यहां सभी का भाव निकलने की वजह से यह पद व्याप्त हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिमाण, हमने प्रारंभ में आपको बताया था कि निरुपाधिक तर्क वाक्य परिमाण और गुण के आधार पर 4 तरह के प्राप्त होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। तो हम उन्हीं परिमाण गुण के आधार पर देखेंगे कि व्याप्ति किस तर्क वाक्य में, किस टाइप के तर्क वाक्य में कौन पद व्याप्त होता है, कौन सा अव्याप्त। तो परिमाण के आधार पर अगर हम व्याप्ति को देखें तो दोनों सर्वव्यापी तर्क वाक्यों, दोनों सर्वव्यापी तर्क वाक्य कौन कौन से? सर्वव्यापी तर्क वाक्य हो गए ए और ई। ये दोनों क्या हो गए? सर्वव्यापी तर्क वाक्य हो गए। ये हो गए सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी तर्क वाक्य। तो हमने देखा कि दोनों सर्वव्यापी तर्क वाक्यों ए और ई के उद्देश्य पद व्याप्त होते हैं। तो हम यहां देख सकते हैं कि उद्देश्य पद दोनों के व्याप्त हैं। यहां पर उद्देश्य ये है, यहां पर उद्देश्य ये है, यहां पर भी देखिए व्याप्त है, यहां पर भी व्याप्त है। दोनों सर्वव्यापी तर्क वाक्यों के उद्देश्य पद व्याप्त होते हैं। अब देखते हैं दोनों अंशव्यापी तर्क वाक्यों, दोनों अंशव्यापी तर्क वाक्यों मतलब आई और ओ, दोनों अंशव्यापी तर्क वाक्यों के उद्देश्य पद अव्याप्त होते हैं। तो हम देखते हैं यहां पर दोनों के देखिए अव्याप्त हैं, ये भी अव्याप्त है और ये भी अव्याप्त है। तो दोनों सर्वव्यापी तर्क वाक्यों के उद्देश्य पद व्याप्त होते हैं। दोनों अंशव्यापी, ये क्या हो गया? अंशव्यापी हो गया, अंशव्यापी। दोनों अंशव्यापी तर्क वाक्यों के उद्देश्य पद अव्याप्त हो गए। इसी प्रकार गुण के आधार पर अगर हम देखें व्याप्ति, अगर गुण के आधार पर देखें तो दोनों स्वीकारात्मक तर्क वाक्यों के विधेय पद अव्याप्त होते हैं। गुण का संबंध क्योंकि विधेय से होता है और परिमाण का संबंध उद्देश्य से होता है। यह हमने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि परिमाण का संबंध हम तर्क वाक्य उद्देश्य पद से रखते हैं और गुण का संबंध हम तर्क वाक्य विधेय पद से रखते हैं। तो गुण के आधार पर व्याप्ति देखेंगे तो दोनों स्वीकारात्मक तर्क वाक्य। अब स्वीकारात्मक देखिए कौन कौन से है। स्वीकारात्मक में ए और आई, ये क्या हो गए? स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक। तो गुण के आधार पर अगर हम व्याप्ति जब नजर डालते हैं तो पाते हैं कि दोनों स्वीकारात्मक मतलब ए और आई, ए और आई, ये जो दोनों स्वीकारात्मक तर्क वाक्य होते हैं इनके विधेय पद अव्याप्त होते हैं। अब देखिए यहां पर विधेय पद अव्याप्त है, ये यहां पर देखिए आई का भी विधेय पद अव्याप्त है। ये क्या हो गया? ए टाइप का हो गया, ये आई टाइप का। इसके बाद हम देखते हैं दोनों निषेधात्मक तर्क वाक्यों, दोनों निषेधात्मक तर्क वाक्य कौन से हो जाएंगे? दोनों निषेधात्मक तर्क वाक्य हो जाएंगे ई और ओ। दोनों निषेधात्मक तर्क वाक्यों के विधेय पद व्याप्त होते हैं। अब देखिए विधेय पद, दोनों निषेधात्मक तर्क वाक्यों का अगर विधेय पद देखिए तो यहां पर भी विधेय पद व्याप्त है, ये विधेय पद हो गया पी, और यहां पर भी देखिए विधेय पद व्याप्त हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि परिमाण के आधार पर दोनों सर्वव्यापी तर्क वाक्यों के उद्देश्य पद व्याप्त होते हैं और दोनों अंशव्यापी तर्क वाक्यों के उद्देश्य पद अव्याप्त होते हैं। और गुण के आधार पर हमने देखा कि दोनों स्वीकारात्मक तर्क वाक्यों के जो विधेय पद हैं वो अव्याप्त होते हैं और दोनों निषेधात्मक तर्क वाक्यों के जो विधेय पद हैं वो व्याप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्याप्ति अव्याप्ति को की चर्चा हमने क्यों की, क्या रोल होता है इनका व्याप्ति का। तो हम देखते हैं कि युक्ति में, अभी हम आगे युक्ति के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम तर्कवाक्य पढ़ रहे हैं, फिर इन्हीं तर्क वाक्यों में 2 आधार वाक्य और एक निष्कर्ष, 3 तर्क वाक्यों को मिला करके हम एक पूरी युक्ति बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कंपटीशन के जो BC लॉग के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा रीजनिंग के तहत। तो युक्ति, तो 3 तर्क वाक्यों को मिला करके हम एक युक्ति बनाते हैं जिसमें 2 आधार वाक्य होते हैं और एक लास्ट निष्कर्ष होता है। तो युक्ति में तर्क दोषों का पता लगाने के व्याप्तता अव्याप्तता का विशेष महत्व होता है।
कोई भी हमारी युक्ति वैध है कि अवैध है, वहां पर हम व्याप्यता अव्याप्यता का विशेष महत्व देखते हैं। इनके आधार पर भी हम किसी युक्ति को वैध और अवैध की श्रेणी में स्थापित कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पहला टॉपिक था तर्क वाक्य, वो भी निरुपाधिक तर्क वाक्य का आकार बताइए, उससे संबंधित पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सारे जो क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं निरुपाधिक तर्क वाक्यों का आकार बताइए, तो उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हमको रखनी है आकार के, एक आकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें बतानी होती हैं, उन सब का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ सवाल हल करने का भी प्रयास करेंगे और तो हम आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम उसके सवाल भी हल करके देख लेते हैं, आपको सवाल से परिचित करा देते हैं। तो जैसे कि आपका पहला एक जो सवाल आता है